Radhe Radhe. Hello everyone. So welcome to the episode of My Secrets Husband. जिसका सब्सक्राइब करना रह गया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें एंड लेट्स बिगिन। अंधेरी रात में अनिरुद्ध की कार एले की सड़कों पर दौड़ रही थी। कुछ ही देर में अनिरुद्ध एक बंदरगाह पर पहुंचा। किडनैपर ने उसे वहीं का पता दिया था, लेकिन जब अनिरुद्ध अपनी कार से उतरा तो वो बंदरगाह पूरी तरह से सुनसान था। वहाँ ना ही कोई इंसान था और ना ही कोई जानवर। अगर कुछ था तो वो था सामने फैला विशाल समुद्र। रात के अंधेरे में वो समुद्र बहुत ही खतरनाक नजर आ रहा था। समुद्र की लहरें और तेज चलती हवा के अलावा वहाँ और किसी भी तरह की कोई आवाज नहीं आ रही थी। अनिरुद्ध आगे बढ़ा और अपने आसपास देखने लगा। तभी अचानक उसे अपने सामने एक यॉट दिखाई दी। अनिरुद्ध उसके पास गया और अपने पैर आगे बढ़ाते हुए उसके अंदर चला गया। अनिरुद्ध उस यॉट का मुआयना कर रहा था, पर वो यॉट पूरी तरह से खाली था। तभी अचानक अनिरुद्ध का फोन बजा। जैसे ही उसने अपना फोन उठाया, दूसरी तरफ से किसी इंसान की भारी सी आवाज आई। उस नाव में तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, बाहर आकर उस नाव की दाईं ओर आओ, वहाँ तुम्हें एक नीले रंग की एसयूवी दिखाई देगी। अनिरुद्ध किडनैपर की बात मानते हुए यॉट से बाहर आया। अपने दाईं ओर खड़े नीले रंग की एसयूवी को देखते हुए अनिरुद्ध ने फोन पर कहा, मुझे वो एसयूवी दिखाई दे रही है, बताओ मुझे आगे क्या करना है। फोन की दूसरी तरफ से आवाज आई, तुम पैसों का बैग लेकर उसमें बैठ जाओ, फिर मैं जहाँ तुम्हें आने के लिए कहूँ वहाँ चलते आना। अनिरुद्ध ने अपनी कार से पैसों से भरा हुआ बैग निकाला और एसयूवी में बैठ गया। किडनैपर का निर्देश मिलते ही अनिरुद्ध उस एसयूवी को चलाते हुए उस बंदरगाह से बाहर निकल गया। किडनैपर ने उसे जैसा बताया था, अनिरुद्ध उसी दिशा में गाड़ी भगा रहा था। वो रास्ता धीरे धीरे उसे शहर के बाहर ले जा रहा था। तभी अचानक किडनैपर का फोन फिर से आया। अनिरुद्ध ने गाड़ी चलाते हुए फोन उठाया तो दूसरी तरफ से एक आवाज आई, 500 मीटर जो बाद लेफ्ट कट आएगा, तुम वहाँ गाड़ी मोड़ लेना। अनिरुद्ध ने ठीक वैसा ही किया। लेफ्ट कट लेते ही किडनैपर ने उसे 100 कदम बाद अपनी गाड़ी रोकने के लिए कहा। तभी किडनैपर अनिरुद्ध से बोला, अब तुम ये गाड़ी वहीं छोड़ दो और पैदल चलने लगो। लगभग 300 मीटर बाद तुम्हें सड़क किनारे एक काले रंग की कार खड़ी नजर आएगी, तुम उसमें जाकर बैठ जाओ, पर उससे पहले तुम्हें अपना फोन यहीं फेंकना होगा। वो किडनैपर अनिरुद्ध को जैसे अपनी उंगलियों पर नचा रहा था। अनिरुद्ध को उसकी इस हरकत पर गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर वो मजबूर था। उसने गुस्से में अपना फोन पास की झाड़ियों में फेंक दिया और पैसों का बैग हाथ में लेकर सड़क पर आगे की तरफ चलने लगा। कुछ दूर चलने पर अनिरुद्ध को सड़क किनारे खड़ी एक काले रंग की कार नजर आई। अनिरुद्ध उस कार का दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गया। तभी अचानक उस कार के डैशबोर्ड पर रखा एक फोन बजा। अनिरुद्ध समझ गया कि वो फोन किडनैपर का ही था और उसने वो फोन वहाँ अनिरुद्ध के लिए ही छोड़ा था। अनिरुद्ध ने आगे बढ़ते हुए वो फोन उठाया। तभी दूसरी तरफ से किडनैपर की आवाज आई, अपने पीछे की सीट पर देखो, तुम्हें वहाँ एक बैग दिखाई देगा, उसे खोलकर देखो, उसमें तुम्हारे लिए कुछ है। अनिरुद्ध ने पीछे पलटकर देखा तो सच में उस कार की बैक सीट पर एक बड़ा सा बैग रखा था। अनिरुद्ध ने जैसे ही उस बैग को खोला, उसके चेहरे पर हैरानी के भाव आ गए। उस बैग के अंदर कुछ कपड़े थे। उसने किडनैपर से कहा, ये कपड़े किसके हैं? किडनैपर ने भारी आवाज में कहा, ये तुम्हारे लिए हैं। अब जल्दी से तुम अपने सारे कपड़े उतारकर गाड़ी के बाहर फेंक दो और ये कपड़े पहन लो। किडनैपर की बात सुनकर अनिरुद्ध ने गुस्से से अपने दांत पीस लिए, पर खुद पर काबू करता हुआ उसने किडनैपर की बात मानना जरूरी समझा। कपड़े बदलने के बाद अनिरुद्ध ने चिढ़ते हुए किडनैपर से कहा, क्या अभी और कुछ भी है जो तुम मुझसे करवाना चाहते हो? किडनैपर ने हंसते हुए कहा, अभी तुम्हें बहुत कुछ करना है सिद्धार्थ बाबू, इतनी आसानी से हम तुम्हें छोड़ थोड़ी ना देंगे। अब बातें बंद करो और ये कार लेकर इसी सड़क पर सीधा चलते चले आओ। अनिरुद्ध ने हताश होकर गाड़ी स्टार्ट की और आगे की तरफ बढ़ चला। उस रास्ते पर रोशनी बहुत ही कम थी और अनिरुद्ध अंधेरी सड़क पर कार में बैठा आगे की तरफ बढ़ता जा रहा था। इधर अनिरुद्ध की लोकेशन से कुछ दूरी पर कैलाश और पीटर एक काले रंग की एसयूवी में बैठे थे। पीटर के हाथ में एक बड़ा सा टैबलेट था जिसकी स्क्रीन पर एले का सैटेलाइट मैप खुला हुआ था। उस मैप पर एक लाल रंग की डॉट आगे बढ़ती हुई नजर आ रही थी। दरअसल वो अनिरुद्ध की लोकेशन को ट्रैक कर रहे थे। अनिरुद्ध धीरे धीरे उनकी लोकेशन से बहुत दूर निकलता जा रहा था। इस बात से चिंतित होकर कैलाश ने पीटर से बोला, सर तो शहर से काफी दूर निकलते जा रहे हैं, क्या अभी तक उन्हें मनीषा मैडम मिली होंगी? पीटर ने अपना मुंह बनाते हुए कैलाश से कहा, ऐसा लगता नहीं कि तुम ब्रदर के खास आदमी हो, भला तुम इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हो? जरा अपना दिमाग लगाओ, अगर ब्रदर को अपनी पत्नी मिल जाती तो क्या वो इस मैप में आगे बढ़ता हुआ नजर आता? उसकी लोकेशन लगातार बदलती जा रही है, जिसका मतलब ये है कि वो किडनैपर उसे गुमराह करते हुए अपने पास बुला रहा है। पीटर की बात कैलाश के समझ में तो आई, पर उसके बोलने का तरीका उसे पसंद नहीं आया। फिर भी उसने बिना कोई प्रतिक्रिया दिए पीटर से पूछा, वैसे तुमने जीपीएस ट्रैकर लगाया कब था? पीटर ने कहा, जब तुम बैंक में बैठे पैसे गिन रहे थे ना तब। कैलाश ने उससे पूछा, पर तुमने ट्रैकर लगाया कहाँ? सर की गाड़ी में या सर के कपड़ों में? ये सुनकर पीटर के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। उसने कैलाश को ताना मारते हुए कहा, वो जानना तुम्हारा काम नहीं है, और वैसे भी तुम्हें इन सब चीजों के बारे में ज्यादा पता नहीं है, इसलिए बेहतर है कि तुम शांत बैठो। कैलाश को पीटर का बर्ताव अच्छा नहीं लगा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे पीटर उसे नीचा महसूस करा रहा था। उसने मुंह बनाते हुए पीटर से कहा, अनिरुद्ध सर मुझ पर बहुत विश्वास करते हैं, मैं उनके साथ तब से हूँ जब से तुम उनसे मिले भी नहीं थे, इसलिए अपनी ये ऐंठ है ना अपने पास ही रखना। मैंने सर के लिए ऐसे ऐसे काम किए हैं जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। माना मेरी उम्र थोड़ी ज्यादा है, पर आज भी मेरा दिमाग किसी कंप्यूटर से तेज चलता है। कैलाश की बात सुनकर पीटर मन ही मन हंसा। उसे कैलाश को तंग करने में मजा आ रहा था, पर कैलाश का चेहरा देखकर उसे लगा कि कैलाश उसका मजाक झेल नहीं पाया है, इसलिए उसने कैलाश को शांत कराते हुए कहा, क्या कैलाश तुम तो बुरा मान गए, मैं तो बस तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था। खैर वो सब छोड़ो, अभी हमें ब्रदर की लोकेशन पर फोकस करना चाहिए।
पता नहीं इस किडनैपर ने ब्रदर की दुल्हन को कहाँ छुपा रखा है। पीटर की बात सुनकर कैलाश ने कोई जवाब नहीं दिया और वापस से टैबलेट की स्क्रीन पर देखने लगा। वो अभी भी पीटर की बात का बुरा माने हुए था, पर इस वक्त उसे सबसे ज्यादा चिंता अनिरुद्ध की हो रही थी। लेकिन अभी तक उसे ये समझ में नहीं आया था कि आखिर पीटर ने ट्रैकर कहाँ लगाया था। कैलाश के सवाल का जवाब या तो पीटर के पास था या फिर अनिरुद्ध के पास, जो बड़े बड़े पेड़ों के बीच बनी सड़क पर गाड़ी दौड़ा रहा था। तभी अचानक कुछ घंटे पहले का दृश्य अनिरुद्ध के सामने चलने लगा। होटल से निकलने से पहले जब कैलाश फिरौती के लिए पैसों का इंतजाम करने गया था, तब पीटर हाथ में जीपीएस ट्रैकर लेकर अनिरुद्ध की ओर बढ़ा। ब्रदर, ये जीपीएस ट्रैकर है, इसे मैं तुम्हारी कार में छुपा देता हूँ, जिससे हमें तुम्हारी लोकेशन का पता चलता रहेगा। तभी अनिरुद्ध ने पीटर को रोकते हुए कहा, नहीं, हमें लगता है ऐसा करना ठीक नहीं होगा। जो शख्स मनीषा को एयरपोर्ट से किडनैप कर सकता है वो इतना बेवकूफ नहीं होगा कि हमें अपने पास अपनी गाड़ी से बुलाए। उसने जरूर हमारे लिए कोई दूसरी गाड़ी अरेंज की होगी। पीटर को अनिरुद्ध की बात कुछ समझ में आई। वो बोला, ठीक है, फिर मैं ये ट्रैकर तुम्हारे कपड़ों में कहीं छुपा देता हूँ। इस बार भी अनिरुद्ध ने उसे रोकते हुए कहा, हमें नहीं लगता ऐसा करना भी ठीक होगा। उस किडनैपर के पास पहुंचने पर वो हमारी तलाशी ले सकता है, और अगर उसे ये ट्रैकर मिल गया तो मनीषा की जान को खतरा हो सकता है। पीटर ने छल्लाते हुए कहा, पर मैं तुम्हें इस तरह से नहीं जाने दे सकता। मैं चाहता हूँ कि तुम जहाँ कहीं भी जाओ उस जगह के बारे में मुझे पता रहे, जिससे समय आने पर मैं तुम दोनों को बचा सकूं। पीटर की चिंता देखकर अनिरुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर इस ट्रैकर को छुपाने की कोई सही जगह है तो वो हम खुद हैं। तुम ये ट्रैकर हमारे कान के अंदर छुपा दो, जिससे कोई भी इसे ढूंढ नहीं पाएगा। पीटर ने आंखें बड़ी करते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या ब्रदर? अगर ये ट्रैकर तुम्हारे कान के अंदर फट गया तो तुम बहरे भी हो सकते हो। अनिरुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, जब मनीषा हमारे लिए अपनी एक आंख की कुर्बानी दे सकती है तो क्या हम उनके लिए इतना नहीं कर सकते? अगर ये ट्रैकर लगाना है तो हमारे कान में ही लगाओ, वरना हमें इसकी कोई जरूरत नहीं। अनिरुद्ध की आंखों में मनीषा के लिए अंधा प्यार देखकर पीटर ने अपने बालों पर हाथ फेरते हुए कहा, बाय गॉड, तुमसे बड़ा पागल दीवाना मैंने आज तक नहीं देखा। ये बोलते हुए पीटर ने बेमन से अनिरुद्ध के कान के अंदर वो छोटा सा ट्रैकर छुपा दिया। अनिरुद्ध अपने ख्यालों से बाहर आया। उसने बहुत सही फैसला लिया था। न उस वक्त उसकी कार उसके पास थी और ना ही उसके कपड़े। अगर उस वक्त उसके पास कुछ था तो वो था मनीषा के पास पहुंचने का जुनून। अनिरुद्ध तेजी से वो कार दौड़ाता हुआ जा रहा था। तभी वो फोन वापस से बजा। अनिरुद्ध ने जैसे ही वो फोन उठाया, दूसरी तरफ से किडनैपर की तेज आवाज आई, तू गाड़ी चला रहा है या कोई रेस में भाग ले रहा है? गाड़ी की रफ्तार धीमी कर और आधे किलोमीटर बाद जंगल की तरफ जो कच्चा रास्ता जा रहा है वहाँ गाड़ी मोड़ दे। कुछ दूर चलकर तुझे एक बिजली का खंभा दिखेगा, उसी के पास गाड़ी रोक देना। अनिरुद्ध सांप सीढ़ी के खेल से तंग आ गया था। उसने चिढ़ते हुए कहा, और कितनी देर तुम मुझे कठपुतली की तरह नचाते रहोगे? सीधे सीधे क्यों नहीं बता देते कि मुझे कहाँ आना है? किडनैपर ने अनिरुद्ध पर चिल्लाते हुए कहा, तुमसे जितना कहा जाता है उतना करो, भूलो मत तुम्हारी पत्नी अभी भी हमारे कब्जे में है। इतना कहकर किडनैपर ने फोन काट दिया। अनिरुद्ध का सब्र अब जवाब दे रहा था, पर उस वक्त वो कुछ भी करने में असमर्थ था। तभी अनिरुद्ध उस मोड़ पर पहुंच गया और अपनी कार को उस कच्चे रास्ते पर मोड़ लिया। वो रास्ता बिल्कुल सुनसान था और वहाँ कोई रोशनी भी नहीं थी। सिर्फ कार की हेडलाइट्स के सामने जंगल की वो झाड़ियां नजर आ रही थी। तभी अनिरुद्ध को अपनी बाईं ओर बिजली का खंभा दिखाई दिया। उसने अपनी गाड़ी वहाँ रोक दी और उससे बाहर निकलकर उस खंभे के पास जाकर खड़ा हो गया। गाड़ी की हेडलाइट्स अभी भी ऑन थी, जिसकी रोशनी में उस रास्ते पर अनिरुद्ध के अलावा और कोई दिखाई नहीं दे रहा था। तभी एक आदमी हाथ में चाकू लिए अनिरुद्ध की तरफ बढ़ा और उसकी पीठ पर चाकू लगाते हुए बोला, अगर तुमने जरा सी भी हिलने की कोशिश की तो मैं यहीं तुम्हारी जान ले लूंगा। उस आदमी के ऐसा बोलते ही अनिरुद्ध अपने दोनों हाथ हवा में उठाकर खड़ा हो गया। अंधेरे जंगल के बीच कच्चे रास्ते पर अनिरुद्ध अपने दोनों हाथ ऊपर किए खड़ा था। उसके पीछे एक दुबला पतला इंसान हाथ में चाकू लेकर खड़ा था। उसकी आंखें लाल थीं और उसके माथे पर एक चोट का निशान था। तभी अनिरुद्ध बिना पीछे मुड़े उस आदमी से बोला, तुमने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया, पैसे लो और मनीषा को छोड़ दो। तभी अनिरुद्ध की जेब में रखा फोन बज उठा। फोन की घंटी सुनकर वो आदमी हड़बड़ाते हुए अनिरुद्ध से बोला, अपना फोन उठाओ। अनिरुद्ध समझ गया कि वो आदमी किडनैपर नहीं था, बल्कि असली किडनैपर का शागिर्द था। अनिरुद्ध ने अपनी जेब से फोन निकालते हुए उसका बटन दबाया और उसे स्पीकर पर डाल दिया। दूसरी तरफ से एक आदमी की भारी आवाज आई, इसे किडनैपर समझने की भूल मत करना, ये मेरा आदमी है। तुम चुपचाप इसके साथ कार में आकर बैठ जाओ, फिर ये तुमसे जैसा कहता है तुम वैसा करो, और हाँ, कोई होशियारी करने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर उसने अनिरुद्ध से वो फोन उस दूसरे आदमी को देने के लिए कहा। अनिरुद्ध ने वो फोन पीछे की तरफ बढ़ा दिया। अनिरुद्ध के पीछे खड़े शख्स ने जल्दी से अनिरुद्ध के हाथ से वो फोन छीना और उसे स्पीकर से हटाकर कान पर लगाते हुए बोला, हाँ बॉस, मुझे क्या करना है? फोन की दूसरी तरफ से किडनैपर ने उस आदमी को कुछ समझाया, जिस पर उस आदमी ने हाँ बोलते हुए वो फोन काट दिया। उसके बाद उसने वो फोन अपनी जेब में रख लिया और अपना चाकू अनिरुद्ध की तरफ करते हुए बोला, पीछे पलटकर खड़े हो जाओ, पर हाँ, तुम्हारे हाथ ऊपर ही रहने चाहिए। अनिरुद्ध पीछे मुड़कर उस शख्स की तरफ चेहरा करते हुए खड़ा हो गया। वो शख्स शक्ल से थोड़ा घबराया हुआ लग रहा था। तभी वो शख्स एक हाथ से अनिरुद्ध की तलाशी लेने लगा। उसके तलाशी लेने के अंदाज से अनिरुद्ध समझ गया कि वो शख्स कोई प्रोफेशनल क्रिमिनल नहीं था, बल्कि इस काम में नया नया आया था। पर अनिरुद्ध ने उससे कुछ नहीं कहा और चुपचाप खड़ा रहा। तलाशी लेने के बाद उस शख्स ने अनिरुद्ध को चाकू दिखाते हुए कार की ड्राइवर वाली सीट पर बैठने के लिए कहा। अनिरुद्ध गाड़ी का दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गया और उसके साथ ही वो शख्स भी उसके बगल वाली सीट पर बैठ गया। उसने अभी भी अनिरुद्ध की तरफ चाकू उठा रखा था। अनिरुद्ध ने रूखे अंदाज में उससे कहा,
तुम ये चाकू नीचे कर सकते हो, मैं कहीं भागने वाला नहीं। अनिरुद्ध की शांत नजरें देखकर उस शख्स ने चाकू नीचे कर दिया। वो जबरदस्ती का गुस्सा दिखाते हुए बोला, गाड़ी स्टार्ट करो और जहाँ मैं बताता हूँ वहाँ ले चलो। अनिरुद्ध ने उसकी बात पर ऐसा रिएक्शन दिया जैसे उसने उसकी बात ही ना सुनी हो। वो शख्स एक बार फिर अनिरुद्ध से बोला, सुना नहीं, जल्दी से गाड़ी चालू करो और मेरे बताए हुए रास्ते पर चले चलो। इस बार भी अनिरुद्ध ने उसकी बात अनसुनी की और गाड़ी के बाहर देखने लगा। अनिरुद्ध का ऐसा बर्ताव देखकर उस शख्स को गुस्सा आ गया और वो वापस से अनिरुद्ध को चाकू दिखाते हुए बोला, क्या मरना है तुझे? तू मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा है? अनिरुद्ध ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, ये गाड़ी तब तक यहाँ से आगे नहीं बढ़ सकती जब तक मैं मनीषा से बात नहीं कर लेता। अनिरुद्ध की बात सुनकर उस शख्स का सिर चकरा गया। उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, मैं यहाँ तेरा हुक्म मानने के लिए नहीं बैठा हूँ, जल्दी से चल यहाँ से, नहीं तो मैं तुझे यहीं मारकर सारे पैसे लेकर भाग जाऊंगा। अनिरुद्ध ने उस शख्स की तरफ मुड़ते हुए कहा, अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगेगा। इस बैग पर जो लॉक लगा है उसका पासवर्ड सिर्फ मैं ही जानता हूँ। अगर मेरे अलावा किसी ने इस लॉक को खोलने या फिर इस बैग को काटने की कोशिश की तो उसमें लगे ट्रैकर से सीधा लॉस एंजलिस की पुलिस को पता चल जाएगा और कुछ ही समय वो यहाँ पहुँच जाएगी। अनिरुद्ध की आंखों में एक गंभीरता थी। उसकी बात सुनकर वो शख्स बुरी तरह से घबरा गया था। तभी अनिरुद्ध आगे बोला, अगर तुम्हें ये पैसे चाहिए तो अपने बॉस से कहो कि मेरी बात मनीषा से करवाए। वो शख्स बुरी तरह से बेचैन हो गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी वो कार का दरवाजा खोलकर बाहर निकला और अपनी जेब से फोन निकाल कर एक नंबर लगाया। इधर भोलू जंगल के बीच बने एक लकड़ी के घर के बाहर बैठा था। उसके साथ वहाँ 2 आदमी भी थे। उनमें से एक आदमी बहुत मोटा था और दूसरा आदमी किसी रेसलर जैसा तगड़ा। तभी उस तगड़े आदमी का फोन बजा। वो फोन उठाते हुए बोला, हाँ गिट्ठा, कहाँ पहुंचा तू? दूसरी तरफ से गिट्ठा की आवाज आई, राका, ये आदमी तो बहुत चालाक है, यहाँ से आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहा। गिट्ठा ने उसे अनिरुद्ध की सारी बातें बताई। सारी बात सुनकर राका के चेहरे पर हैरानी के भाव आ गए। वो सीधा भोलू की तरफ आगे बढ़ते हुए बोला, बॉस, ये आदमी तो पूरी तैयारी के साथ आया है लगता है। बोल रहा है कि जब तक ये अपनी माशुका से बात नहीं कर लेता तब तक आगे नहीं बढ़ेगा। राका की बात सुनकर भोलू की आंखों में गुस्सा उतर आया और जब राका ने उसे पूरी बात बताई तब भोलू के मन में भी एक डर सा भर गया। उसे पुलिस के साथ साथ इस बात का भी डर था कि अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो वो 100 करोड़ से भी हाथ धो बैठेगा। उसने राका से कहा, ठीक है, उस आदमी की बात उस लौंडिया से करवा दो। राका ने अपना सिर हाँ में हिलाया और फोन लेकर घर के अंदर चला गया। इधर गाड़ी में बैठा अनिरुद्ध मनीषा के बारे में सोच रहा था। उसे मनीषा की फिक्र हो रही थी। उसे डर था कि कहीं उन बदमाशों ने मनीषा को किसी तरह का कोई नुकसान न पहुंचाया हो। उसे पैसों की चिंता नहीं थी। वो बस किसी भी हाल में मनीषा को सही सलामत वापस चाहता था। तभी गिट्ठा ने कार का दरवाजा खोला और अपने हाथ में पकड़े फोन को अनिरुद्ध की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ले कर ले अपनी महबूबा से बात। गिट्ठा की बात सुनकर अनिरुद्ध ने झट से उसके हाथ से फोन छीना और हड़बड़ाते हुए बोला, मनीषा, क्या आप ठीक हैं? उस लकड़ी के घर के अंधेरे कमरे में बैठी मनीषा ने कमजोर आवाज में कहा, मैं ठीक हूँ। उसकी आवाज सुनकर ही अनिरुद्ध समझ गया कि मनीषा की हालत बहुत खराब है। उसने फिक्र करते हुए पूछा, क्या इन लोगों ने आप पर हाथ उठाया? मनीषा ने घबराते हुए कहा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप मेरे लिए परेशान मत हो, आप यहाँ बताइए, ये लोग बहुत ही खतरनाक हैं। अनिरुद्ध ये जानता था कि मनीषा साफ साफ झूठ बोल रही थी, क्योंकि मनीषा नहीं चाहती थी कि अनिरुद्ध को इस बात से तकलीफ हो कि उस पर उन बदमाशों ने हाथ उठाया था, या फिर मनीषा को इस बात का डर था कि कहीं ये बात जानकर अनिरुद्ध के गुस्से का ज्वालामुखी न फट पड़े, क्योंकि मनीषा अच्छे से जानती थी कि उस पर हाथ उठाने वाले का अनिरुद्ध क्या हश्र करेगा। अनिरुद्ध ने मनीषा को उम्मीद बंधाते हुए कहा, आप चिंता न करें, हम आपके बहुत ही करीब हैं और बहुत जल्द आपको वहाँ से छुड़ाकर अपने साथ ले चलेंगे। अनिरुद्ध के इतना बोलते ही दूसरी तरफ से फोन कट गया। गिट्ठा ने वो फोन अपनी जेब में रखा और वापस से गाड़ी के अंदर आकर बैठ गया। उसने अनिरुद्ध को उसी रास्ते पर आगे चलने के लिए कहा और अनिरुद्ध गाड़ी चालू करके आगे की तरफ बढ़ गया। उस जगह से कई किलोमीटर दूर काले रंग की एसयूवी में बैठे पीटर ने कैलाश से कहा, ये क्या था? ब्रदर काफी देर तक एक जगह पर रुका हुआ था और अब अचानक से वो फिर से आगे की तरफ जा रहा है। ऐसा तो नहीं कि वो अपनी पत्नी से मिल चुका हो और अब उसके साथ दुश्मन से बचकर भाग रहा हो। पीटर की बात सुनकर कैलाश ने घबराते हुए कहा, अगर ऐसा है तो हमें फौरन उस जगह के लिए निकलना चाहिए जहाँ पर सर की लोकेशन दिखाई दे रही है। पीटर ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं, ये जगह यहाँ से बहुत दूर है, हम चाहकर भी वहाँ जल्दी नहीं पहुँच पाएंगे। पीटर की बात सुनकर कैलाश ने गुस्से से कहा, तो क्या सर और मैडम को दुश्मन के बीच मरने के लिए छोड़ दें? मुझे नहीं पता था कि तुम सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हो, जबकि असल में तुम किसी काम के नहीं हो। कैलाश का गुस्सा अपनी जगह जायज था, पर उसे नहीं पता था कि पीटर के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसने कैलाश को उम्मीद दिलाते हुए कहा, हम भले ही वहाँ इतनी जल्दी ना पहुँच सके, पर कोई है जो हमसे पहले उन तक पहुँच सकता है। कैलाश ने हैरानी से पूछा, कौन? पीटर ने एक कुटिल मुस्कान के साथ कहा, मेरे कुछ पुराने दोस्त। इतना कहकर पीटर ने अपना फोन निकाला और उसमें से किसी का नंबर ढूंढकर उसे फोन लगाया। उस ब्लू एसयूवी से दूर जंगल के बीच बने कच्चे रास्ते पर अनिरुद्ध कार को दौड़ाता आगे की तरफ जा रहा था। तभी उसके बगल में बैठे गिट्ठा ने उसे गाड़ी रोकने के लिए कहा। अनिरुद्ध ने एक झाड़ी के पास कार रोक दी। गिट्ठा के कहने पर अनिरुद्ध हाथ में पैसों का बैग लिए उस झाड़ी के बीच से निकलता हुआ आगे की तरफ चलने लगा और गिट्ठा हाथ में चाकू लिए उसके पीछे पीछे चल दिया। कुछ कदम चलने के बाद अनिरुद्ध एक लकड़ी के मकान के सामने आ गया। वो जगह घने पेड़ों से घिरा हुआ था और उस जगह बहुत हल्की रोशनी थी। अनिरुद्ध ने अपने सामने राका और उस मोटे आदमी को खड़ा देखा।
उन दोनों के चेहरे पर मास्क था और अंधेरा होने की वजह से अनिरुद्ध उनके चेहरे साफ तरह से नहीं देख पा रहा था। तभी गिट्ठा अनिरुद्ध के पीछे से होता हुआ उन दोनों के पास जाकर खड़ा हो गया। अनिरुद्ध ने तेज आवाज में कहा, मैं तुम्हारे पैसे ले आया हूँ, अब मनीषा को मेरे साथ जाने दो। उसकी बात सुनकर राका ने कहा, पहले तुम ये बैग खोलो और ये पैसे हमारे हवाले करो। अनिरुद्ध ने उसकी बात नकारते हुए कहा, जब तक तुम मनीषा को मेरे हवाले नहीं करते तब तक मैं इस बैग को नहीं खोलने वाला। अनिरुद्ध की बात सुनकर राका को गुस्सा आ गया और वो पैर पटकता हुआ घर के अंदर चला गया। घर के अंदर पहुंचकर उसने भोलू को फोन किया, जो तब तक उस घर से बहुत दूर निकल चुका था। उसने भोलू को सारी बात बताई। सब कुछ सुनने के बाद भोलू भारी आवाज में बोला, तुम उसे वो लौंडिया दे दो, पर याद रहे जैसे ही पैसों का वो बैग तुम्हारे हाथ लगे तुम उन दोनों को मार देना। उनका जिंदा रहना हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। राका ने हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहा, जी बॉस, ऐसा ही होगा। अनिरुद्ध बेसब्री से मनीषा के बाहर आने का इंतजार कर रहा था। तभी राका मनीषा के बाल पकड़कर खींचता हुआ उसे बाहर लाया। मनीषा की हालत बहुत खराब लग रही थी। उसकी ये हालत अनिरुद्ध से देखी नहीं गई और वो जोर से चिल्लाया, मनीषा। अनिरुद्ध की आवाज सुनकर मनीषा के अंदर जैसे एक ऊर्जा भर आई। उसकी सारी कमजोरी खत्म सी होती महसूस होने लगी। उसने अपना सिर उठाकर देखा तो उसके सामने उसका प्यार, उसका पति अनिरुद्ध खड़ा था। अनिरुद्ध को देखकर मनीषा उसकी तरफ दौड़ी, पर तभी राका ने उसके बाल पकड़कर उसे पीछे खींच लिया। राका को ऐसा करते देख अनिरुद्ध के सिर पर खून सवार हो गया। उसने चिल्लाते हुए कहा, खबरदार, अगर तुमने मनीषा को हाथ भी लगाया तो तुम अपनी मौत के जिम्मेदार खुद होगे। अनिरुद्ध की बात सुनकर मनीषा घबराते हुए बोली, नहीं, आप कुछ मत करिए, आप यहाँ से चले जाइए, ये सब मेरे नहीं बल्कि आपके दुश्मन है। मनीषा अनिरुद्ध के सामने जोर जोर से चिल्लाते हुए सच बोले जा रही थी। राका को उसका सच बोलना बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने पास रखी लोहे की रॉड उठाकर मनीषा के सिर पर जोर से मारी। मनीषा की चीख पूरे जंगल में गूंज गई। ये देखकर अनिरुद्ध ने भी जोर से मनीषा का नाम चिल्लाया, मनीषा। मनीषा अपना होश खोती हुई जमीन पर गिर गई। क्या मनीषा उस वार से बच पाएगी? क्या अनिरुद्ध मनीषा की जान बचा पाएगा? कौन है पीटर के दोस्त और वो अनिरुद्ध और मनीषा तक कैसे पहुंचेंगे? जमीन पर बेहोश पड़ी मनीषा को देखकर अनिरुद्ध की आंखें फटी की फटी रह गई थी। उसकी आंखों में गुस्सा उतर आया था। जैसे ही उसने मनीषा की तरफ अपने कदम बढ़ाए, अचानक से राका की आवाज सुनकर वो अपनी जगह पर रुक गया। खबरदार, अगर एक भी कदम आगे बढ़ाया तो। अनिरुद्ध के सामने वो राका हाथ में चाकू लेकर मनीषा के पास बैठा था, जिसकी धार जमीन पर पड़ी मनीषा की गर्दन पर थी। ये देखकर अनिरुद्ध के दिल की धड़कनें मानो रुक सी गई। उसने तेज आवाज में कहा, मनीषा को छोड़ दो, अगर उसे एक खरोच भी आई ना तो मैं। तभी राका जोर से हंसा, तुम कुछ नहीं कर सकते, बाजी हमारे हाथ में है। चुपचाप इस बैग का लॉक खोलकर ये पैसे हमारे हवाले कर दो, वरना मैं इस लड़की का सिर खोल दूंगा। राका की बात सुनकर पास में खड़ा मोटा शख्स गुस्से से बोला, ये इन कोरी धमकियों से नहीं डरने वाला। राका, तू इस लौंडिया का कान काट कर अलग कर दे, तब जाकर इसे पता चलेगा कि हम कितने खतरनाक हैं। मोटे आदमी की बात सुनकर राका ने वो चाकू मनीषा के कान की तरफ बढ़ाया। वो उस चाकू की धार को मनीषा के कान पर घिसने ही जा रहा था कि तभी अनिरुद्ध की तेज आवाज आई, रुक जाओ, नहीं तो मैं इन पैसों को आग लगा दूंगा। वहाँ खड़े तीनों बदमाशों की नजर एक साथ अनिरुद्ध पर पड़ी। अनिरुद्ध ने बैग का लॉक खोल दिया था और उसके अंदर भरे अमेरिकी डॉलर चांद की रोशनी में चमक रहे थे। लेकिन तभी उन तीनों की नजर अनिरुद्ध के हाथ में चल रहे लाइटर पर पड़ी, जिसकी लौ उस अंधेरे में दहक रही थी। ये तो क्या कर रहा है? उस मोटे आदमी ने घबराते हुए कहा। अनिरुद्ध ने अपनी बात वापस से दोहराई, अगर तुमने मनीषा को कुछ भी किया तो मैं इन सभी नोटों को आग के हवाले कर दूंगा। अनिरुद्ध की बात सुनकर गिट्ठा और उस मोटे आदमी के पसीने छूट गए। तभी राका हंसते हुए बोला, ये ऐसा कुछ नहीं करेगा। इतने सारे पैसों को आग लगाने के लिए हिम्मत चाहिए। भला कोई इतने सारे पैसे किसी दूसरे के लिए क्यों बर्बाद करेगा? राका की बात सुनकर अनिरुद्ध तेज आवाज में बोला, इन पैसों का मोल मनीषा के आगे कुछ नहीं है। मनीषा के लिए मैं अपनी सारी दौलत को भी आग लगा सकता हूँ। इतना कहते हुए अनिरुद्ध ने बैग में से अमेरिकी डॉलर की एक गड्डी निकालते हुए उसमें आग लगा दी। तभी एक हवा के झोंके से उस गड्डी की आग और ज्यादा भड़क उठी। नोटों की उस गड्डी को धू धू करके चलता देख उन तीनों बदमाशों की आंखें फटी की फटी रह गई। ओए, तू क्या पागल हो गया है? राका ने तेज आवाज में चिल्लाकर कहा। अनिरुद्ध ने वो जलता हुआ नोटों का बंडल जमीन पर फेंका और बैग के अंदर से एक और नोटों का बंडल निकालकर खड़ा हो गया। उसके बाद उसने अपने दूसरे हाथ में पकड़ा लाइटर एक बार फिर से जलाया और उसकी लौ उस नोटों की गड्डी की तरफ आगे बढ़ने लगी। तभी राका ने चिल्लाते हुए उस मोटे आदमी से कहा, तू खड़ा खड़ा क्या देख रहा है? इससे पहले ये सारे पैसे को आग लगा दे, इसे खत्म कर। राका का हुक्म मिलते ही वो मोटा आदमी हाथ में एक बड़ा सा छुरा लेकर अनिरुद्ध की तरफ दौड़ा। तभी आसमान से एक तेज आवाज आई और उसके कदम अपनी जगह पर ही जम गए। अचानक से वहाँ तेज हवा चलने लगी, जिससे वहाँ के पेड़ जोर जोर से हिलने लगे। देखते ही देखते उन सबके सिर के ऊपर कई सारे हेलीकॉप्टर तेज आवाज करते हुए मंडराने लगे। वो दृश्य देखकर उन तीनों बदमाशों की आंखें फटी की फटी रह गई। इस बात का फायदा उठाते हुए अनिरुद्ध तेजी से राका की तरफ भागा और पैसों से भरा वो चमड़े का बैग उसके मुंह पर दे मारा। बैग की चोट लगते ही राका लड़खड़ाकर कुछ कदम दूर जा गिरा और वो नोटों से भरा बैग जमीन पर गिर गया। तेज हवा चलने की वजह से उस बैग में भरे नोट उससे निकलकर इधर उधर बिखर गए। ये देखकर वो मोटा आदमी हाथ में चाकू लेकर अनिरुद्ध की तरफ दौड़ा।
पर इससे पहले वो अनिरुद्ध पर चाकू से वार करते अनिरुद्ध ने तेजी से ऊपर उठते हुए उसके मुंह पर एक तेज मुक्का मारा। वो मोटा व्यक्ति धराशायी होते हुए सिर के बल जमीन पर जा गिरा। तभी आसमान में उड़ रहे हेलीकॉप्टर से कई सारे मिलिट्री के जवान रस्सियों की मदद से नीचे आने लगे। ये देखकर गिट्ठा घबरा गया और वहां से भागने लगा, लेकिन तभी कुछ मिलिट्री जवानों ने उसे धर दबोचा। उसी वक्त राका जमीन से उठकर खड़ा हुआ और अनिरुद्ध की तरफ किसी जंगली जानवर की तरह लपका, पर अनिरुद्ध ने बचते हुए उसके दोनों हाथ पकड़ लिए और हवा में उछलते हुए अपने दोनों घुटनों से उसके सीने पर दे मारा। राका अपना संतुलन खोता हुआ एक बार फिर जमीन से जा टकराया। अनिरुद्ध उठकर खड़ा हुआ और किसी चीते की तरह छलांग मारकर राका के सीने के ऊपर जा बैठा। अनिरुद्ध राका के चेहरे पर एक के बाद एक मुक्के बरसाता जा रहा था। राका के होंठ फट गए थे और उसका मुंह सूज गया था। उसके होंठों से निकलते खून से अनिरुद्ध की मुट्ठी पूरी तरह से सन गई थी, पर अनिरुद्ध था कि रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उसके सिर पर खून सवार था और ऐसा लग रहा था जैसे वो राका की जान लेकर ही दम लेगा। अपने चेहरे पर इतने सारे वार सहते सहते राका बेहोश हो गया और उसकी गर्दन एक तरफ लटक गई। उसे बेहोश होता देख अनिरुद्ध उसके ऊपर से उठा और मनीषा की तरफ तेजी से बढ़ा। उसने जमीन पर बेहोश पड़ी मनीषा को अपनी बाहों में उठाया और खुद भी वहीं जमीन पर बैठ गया। अनिरुद्ध मनीषा को होश में लाने की कोशिश कर रहा था। मनीषा, मनीषा, अपनी आंखें खोलिए, देखिए ये हम हैं, हमने आपको बचा लिया है। पर मनीषा पर अनिरुद्ध की बातों का कोई असर नहीं हो रहा था। वो अभी भी बेहोश पड़ी थी। अनिरुद्ध पूरी तरह से घबराया हुआ था। उसकी आंखों में वेदना का एक समंदर भर आया और उसकी पलकें उसकी लहरों को बांध कर न रख सकी। अनिरुद्ध की आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे थे और वो मनीषा को लगातार होश में लाने की कोशिश कर रहा था। अपनी आंखें खोलिए मनीषा, अगर आपको कुछ हो गया तो हम भी जिंदा नहीं रह सकेंगे। अनिरुद्ध के दिल पर सैकड़ों कांटे एक साथ चुभ रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे उसकी सांसें उसका साथ छोड़ रही हैं। तभी अचानक अनिरुद्ध को अपने पीछे से किसी के भागते हुए कदमों की आवाज सुनाई दी, जो सीधा उसी की तरफ आ रहे थे। जैसे ही अनिरुद्ध पीछे मुड़ा, उसने देखा कि राका हाथ में बड़ा सा चाकू लेकर उसकी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा था। इससे पहले अनिरुद्ध उठकर खड़ा होता, राका ने तेजी से उस चाकू से अनिरुद्ध पर वार किया। अनिरुद्ध को बचने का मौका ही नहीं मिला, इसलिए उसने अपना बायां हाथ ऊपर उठाते हुए खुद को बचाने की कोशिश की और वो चाकू अनिरुद्ध की बाह में घुस गया और उसकी बाह से निकलते खून की छींटें राका के चेहरे पर जा गिरे। एक दर्द की लहर अनिरुद्ध के पूरे शरीर में फैल गई। तभी राका ने उस चाकू को अनिरुद्ध की बाह से बाहर निकाला और एक बार फिर उस पर हमला करने के लिए चाकू ऊपर उठाया। इस बार भी अनिरुद्ध ने खुद को बचाने के लिए अपना हाथ आगे कर दिया। देखते ही देखते अनिरुद्ध की बाह में एक और जगह उस चाकू का घाव उभर आया और उस जगह से भी खून का तेज बहाव बाहर निकलने लगा। जैसे ही राका ने वापस से चाकू को अनिरुद्ध की बाह से बाहर निकालते हुए उस पर तीसरा वार करना चाहा, तभी उसके पीछे से आते मिलिट्री जवान ने उसे पकड़ लिया। देखते ही देखते कई सारे जवान राका पर टूट पड़े और उसे दबोचते हुए अपने साथ ले गए। अनिरुद्ध का पूरा हाथ खून से सन चुका था, पर वो दर्द, उस दर्द के आगे कुछ भी नहीं था जो उसे मनीषा को अपनी बाहों में बेहोश पड़ा देखकर महसूस हो रहा था। घायल होने के बावजूद भी वो मनीषा को होश में लाने की कोशिश कर रहा था। तभी कुछ जवान तेजी से भागते हुए उसके पास आए और मनीषा को उसकी बाहों से उठाकर अपने साथ ले जाने लगे। दो जवानों ने अनिरुद्ध को भी संभाला और अपने साथ लेकर हेलीकॉप्टर की तरफ जाने लगे। पूरे वक्त अनिरुद्ध को सिर्फ मनीषा की चिंता थी। उसे ये महसूस नहीं हो रहा था कि उसका बायां हाथ बुरी तरह से घायल था। हेलीकॉप्टर में बैठते ही अनिरुद्ध ने एक बार फिर से मनीषा को अपनी बाहों में भर लिया, पर मनीषा की आंखें अभी भी बंद थी। अनिरुद्ध ने दर्द में चिल्लाते हुए कैप्टन से कहा, हरी अप कैप्टन, टेक हर टू द हॉस्पिटल। वो हेलीकॉप्टर ऊपर उठा और हवा से बातें करता हुआ शहर की तरफ उड़ चला। पर उस लकड़ी के घर की छत पर एक नाइट विजन सीसीटीवी लगा था, जिसकी फुटेज उस जंगल से दूर खड़ा भोलू अपने फोन पर देख रहा था। भोलू के चेहरे पर गुस्से के भाव थे और उसकी आंखें बुरी तरह से लाल थी। भोलू ने अपने दांत पीसते हुए अपने मोबाइल से एक नंबर लगाया। एलए से मीलों दूर इंडिया के एक होटल रूम में बैठे उस रहस्यमय व्यक्ति का फोन बजा। जैसे ही उसने अपना फोन उठाया, दूसरी तरफ से भोलू की आवाज आई, बॉस, मिशन फेल हो गया। ये सुनते ही उस शख्स की आंखों में गुस्सा उतर आया। भोलू ने उसे अपने आंखों देखा सारा हाल बताया, जिससे उस शख्स के दिमाग की नसें फटने सी लगी। उसने गुस्से में अपना फोन जमीन पर पटका। मार्बल की जमीन से टकराते ही उसका फोन कई हिस्सों में बिखर गया। वो गुस्से से इधर से उधर टहलने लगा। तभी उस कमरे में किसी फोन के बजने की आवाज आई। उस शख्स ने अपनी जेब से एक दूसरा फोन निकालते हुए उसका बटन दबाया। दूसरी तरफ से एक औरत की आवाज आई, मिशन का क्या हुआ और तुम्हारा दूसरा नंबर क्यों नहीं लग रहा है? उस शख्स ने गुस्से से कहा, मिशन पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। उसने मनीषा को मेरे आदमियों के चंगुल से छुड़ा लिया। ये सुनते ही उस औरत की आवाज में एक गुस्सा छलक उठा। क्या? इसका मतलब वो निकम्मे प्लान को अंजाम देने में नाकामयाब रहे? ऐसा होना हमारे लिए ठीक नहीं। उस औरत की बात सुनकर वो शख्स बोला, लेकिन जो कुछ भी हुआ उससे एक बात तो जरूर साफ हो गई। उस औरत ने हैरानी से पूछा, कौन सी बात? वो शख्स बोला, मेरे आदमी ने मुझे बताया कि जो शख्स मनीषा को ले जाने के लिए आया था वो बहुत चालाक और बहादुर नजर आ रहा था। वो शख्स सिद्धार्थ नहीं हो सकता, क्योंकि सिद्धार्थ जरा सा भी चालाक नहीं है। इससे ये बात साबित होती है कि जो शख्स एले में है वो अनिरुद्ध है, चलता फिरता चालाक इंसान अनिरुद्ध रघुवंशी। उस शख्स की बात सुनकर वो औरत गंभीर आवाज में बोली, तो फिर तुमने आगे के लिए क्या सोचा है? वो शख्स बोला, तुम परेशान मत हो, हम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे।
इस बार अनिरुद्ध रघुवंशी बचकर नहीं निकल सकता। वो चाहे कितना भी दुनिया की आंखों में धूल क्यों न झोंक ले, मेरी नजर हर वक्त उस पर रहेगी। उस शख्स की आंखें पूरी तरह लाल थी और उनमें एक हैवानियत सी उतर आई थी। आखिर वो शख्स आगे क्या करने वाला था? क्या अनिरुद्ध की जिंदगी में कोई और बड़ी मुसीबत आने वाली है? क्या मनीषा सही सलामत हॉस्पिटल पहुंच पाएगी? आपको एपिसोड कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे। जिसका सब्सक्राइब करना रह गया वो जल्दी से सब्सक्राइब करे। और थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।